फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण, साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा शिक्षण बिंदु है उपसर्ग और प्रत्यय में मूलांतर। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। दोनों ही संप्रत्ययों को समझना हमारे लिए काफी अहम हो जाता है। इन दोनों ही संप्रत्ययों से रिलेटेड विशद जो वीडियो है वो आगे अपलोड किया जाएगा। किसी भी जानकारी को विस्तार पूर्वक समझने से पूर्व उसके विषय में हमें उसका सामान्य स्वरूप समझ लेना चाहिए। उपसर्ग व प्रत्यय के विषय में आपके पास पूर्व में बहुत सी जानकारी है। हो सकता है कि कुछ और नई जानकारी इन संप्रत्ययों के संदर्भ में आपको प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से आज का वीडियो बनाया गया है। आज हम सिर्फ यह जानने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय में मूल अंतर क्या है। मूलांतर को हम समझने का प्रयास करेंगे दोनों में। इस बात को आप पूर्व में जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विलोम हैं। यानी एक का काम शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देना है, तो दूसरे का काम शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देना है। लेकिन जो बात उपसर्ग में है वो प्रत्यय में नहीं, और जो बात प्रत्यय में है वो उपसर्ग में नहीं। ऐसे कौन से तथ्य हैं जो इन दोनों बिंदुओं को अलग करते हैं, यानी इनमें व्याप्त जो अंतर है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय के संदर्भ में हम विस्तार से जानेंगे आगे कुछ वीडियोज में। तो चलिए जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में मूलांतर। पहला और अहम जो अंतर है इन दोनों में वो कुछ इस प्रकार है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। यह बात आप पहले से जानते हैं, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो शायद आप नहीं जानते। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय आखिर हैं क्या? क्या ये शब्द हैं या शब्दांश हैं या व्याकरण की कोई और इकाई है? तो मित्रों, उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को शब्दांश की श्रेणी में रखा गया है। ये शब्द के अंश हैं। एक का काम किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में आमूल परिवर्तन कर देना है, तो दूसरे का काम अंत में जुड़कर उसके रूप को बदल देना है। वास्तव में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही भाषा में अहम योगदान है। तो पहला और अहम अंतर उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लीजिएगा। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में आमूल परिवर्तन ला देते हैं, जबकि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसमें बदलाव लाते हैं। मैंने थोड़ा दूसरी भाषा में बता दिया है, स्क्रीन पे कुछ और लिखा है, मैंने कुछ और बता दिया है, क्योंकि एक ही कथन को यदि अलग अलग तरीके से कहा जाए तो समझने में आसानी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं दूसरे अहम अंतर को। दूसरा जो अहम अंतर है वो है किसी भी शब्द में उपसर्ग को लगाने के बाद शब्द का अर्थ विपरीत भी हो सकता है, बिल्कुल अपोजिट, विलोम शब्द बन सकता है। जबकि प्रत्यय को लगाने के बाद मूल शब्द का अर्थ नए शब्द से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है। मित्रों, उपसर्ग का काम क्या है? अर्थ में बदलाव लाना। लेकिन कई बार उपसर्ग ऐसा बदलाव ला देता है कि अर्थ बिल्कुल विपरीत निकलने लग जाता है, यानी बहुत बड़ा अंतर। ऐसा चमत्कार सिर्फ उपसर्ग ही कर सकता है। प्रत्यय के संदर्भ में यह तथ्य लागू नहीं होता। प्रत्यय किसी भी शब्द का विपरीत अर्थ देने में सक्षम नहीं है, लेकिन उपसर्ग क्या करता है? वो विपरीत अर्थ भी दे सकता है, यानी ज्यादा पावरफुल है वो प्रत्यय से। हालांकि दोनों का अपना अपना प्रयोग है, दोनों की ही भाषा में अनिवार्यता है, दोनों के बिना भाषा अधूरी है। तो दूसरा और अहम अंतर समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी शब्द में उपसर्ग को लगाने के बाद शब्द का अर्थ विपरीत भी हो सकता है, जबकि प्रत्यय को लगाने के बाद मूल शब्द का अर्थ नए शब्द से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है। मित्रों, मैं इस कथन को फिर से समझाना चाहूंगा कि प्रत्यय को लगाने के बाद मूल शब्द का अर्थ नए शब्द से अनिवार्य रूप से संबंधित होता है। का क्या मतलब है? यानी जब भी आप किसी शब्द में किसी प्रत्यय को जोड़ेंगे
तो नया शब्द जो हमारे सामने बन करके आएगा उस शब्द का अर्थ किसी ना किसी रूप से संबंधित रहेगा मूल शब्द से। जैसे ज्ञान शब्द में यदि ई प्रत्यय जोड़ें तो ज्ञानी शब्द बनेगा, यानी ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसके मूल में भी ज्ञान है। यानी नया जो शब्द हमारे सामने आया वह भी कहीं ना कहीं पुराने शब्द से बिल्कुल संबंधित था, जबकि उपसर्ग में ये तथ्य लागू नहीं होता। हार शब्द में यदि पर उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रहार बनेगा। हार का मतलब माला है, लेकिन प्रहार का मतलब चोट है, यानी माला से इसका मीलों तक कोई कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब यही है कि उपसर्ग जो है वो शब्द के अर्थ में आमूलचूल परिवर्तन कर देता है, यानी उसके अर्थ को जड़ से उखाड़ फेंकता है और नया अर्थ हमारे सामने प्रतिपादित कर देता है। चलिए तीसरा और अहम अंतर जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और वो है उपसर्ग के उद्भव एवं विकास की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है, जबकि प्रत्यय के उद्भव एवं विकास की दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है। यानी उपसर्ग जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। कहने का मतलब यही है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जिस प्रकार उपसर्ग विकसित होता है उसके ठीक विपरीत प्रत्यय का विकास देखने को मिलता है। अगला और अहम जानने का प्रयास करते हैं। अंतर जो है वो है अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ हो सकता है, परंतु किसी भी प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं हो सकता। अधिकांश उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ हो सकता है। जैसे एक शब्द आ गया हमारे पास पेट, और उसमें हमने भर उपसर्ग जोड़ दिया, अब भरपेट शब्द हो गया, नया शब्द आ गया। लेकिन भर का यदि हम देखें तो ये एक क्रिया है, यानी भरने से संबंधित हो सकता है। तो उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ निकल सकता है, लेकिन प्रत्यय का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ प्रत्यय हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 95% ऐसे प्रत्यय हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए अगला और अहम अंतर जानने की कोशिश करते हैं। उपसर्ग में मूल शब्द को निर्देशित करने की क्षमता होती है। इस कथन को समझ गए होंगे आप। उपसर्ग का प्रयोग यदि किसी शब्द के साथ कर दिया जाता है तो शब्द जो है वो उपसर्ग के हिसाब से चलने लग जाता है, यानी उसका खुद का महत्व जो है वो समाप्त हो जाता है। परंतु प्रत्यय मूल शब्द के माध्यम से निर्देशित होते रहते हैं। प्रत्यय का प्रयोग करने के बाद भी नया शब्द किसी ना किसी रूप से मूल शब्द से रिलेटेड रहेगा, यानी उपसर्ग जो है वो शब्दों को निर्देशित करते हैं, लेकिन प्रत्यय के अंतर्गत निर्देशित करने का काम मूल शब्दों का है। इस कथन को हमें समझ लेना होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जहां मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करते हैं वही मूल शब्द भी प्रत्यय पर निर्भर करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है कि मूल शब्द उपसर्ग पर निर्भर करता है। हालांकि इस तथ्य को हम पूर्व में भी समझ चुके हैं कि मूल शब्द का जो अर्थ है वो पूर्णतया प्रत्यय पर निर्भर करता है, और ऐसी ही कंडीशन प्रत्यय के संदर्भ में भी लागू होती है, यानी मूल शब्द भी प्रत्यय पर निर्भर रहते हैं। मूल शब्द को यदि हमें अर्थानुरूप वाक्य में प्रयोग करना है तो उसके साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग किया जाना जरूरी है। यही बात इस पंक्ति के द्वारा समझाई गई है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। एक समानता जो मैंने पूर्व में बताई थी आपको फिर से समझ लेते हैं। दोनों में क्या समानता है? देखिए बहुत ही अहम समानता देखने को मिलती है। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। अतः इनको शब्द और वाक्य की श्रेणी में रखा जाना त्रुटिपूर्ण होगा। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ये दोनों ही शब्दांश हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि उपसर्ग और प्रत्यय में व्याप्त जो अंतर है वो सामान्य रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। शॉर्ट वीडियो के द्वारा मेरी ये कोशिश थी कि मैं दोनों में व्याप्त अंतर को आपको समझा सकूं, ताकि आगे आने वाले जो विशद वीडियो हैं इन दोनों ही संप्रदायों से रिलेटेड वो आपकी समझ में आ सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।